हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। फाइनेंशियल मार्केट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉरेक्स मार्केट को डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया का, आरबीआई की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक के लिए वीडियो कंप्लीट होगा। कुछ इसमें बेसिक एमसीक्यूज मैंने डाले हैं, बाद में एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग अलग से करेंगे ही करेंगे। सिलेबस की मैपिंग की बात करें तो ये पार्ट जो है हमारा पार्ट बी का फॉरेक्स मार्केट, ये हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ये एक्चुअली में होता क्या है ना। तो अब आप ऐसे देखिए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज है, वो आती हैं और सेल हो जाती हैं। सबकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। क्लियर। तो जो हमारा फॉरेक्स मार्केट होता है, it provides institutional framework for converting one currency into another, thereby facilitating international trade, capital inflows, tourism, remittance and cross border investments. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही वो डिसाइड करता है कि इंडिया की करेंसी डॉलर की करेंसी के रेस्पेक्ट में क्या रेट चल रहा है, जापान की करेंसी के रेस्पेक्ट में क्या रेट चल रहा है, वियतनाम की करेंसी के रेस्पेक्ट में क्या रेट चल रहा है। इट ऑल डिसाइड्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट। टेक्निकली बोले, फॉरेक्स मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ओवर द काउंटर मार्केट। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, डिसेंट्रलाइज होता है, ओवर द काउंटर मार्केट होता है। Where transactions are conducted through a network of banks, financial institutions and authorized dealers rather than through a centralized exchange. तो अभी तक हमने कैपिटल मार्केट में हमने जब बात की थी तो उसमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता था स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ओवर द काउंटर मार्केट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है। दोनों वर्ड्स हमारे ध्यान में रखने के लिए हैं। क्या क्या होता है इसमें, नेटवर्क ऑफ बैंक्स होते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। एक्सचेंज रेट होता है इसके अंदर, एक्सचेंज रेट्स इन द मार्केट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। और ये लार्जली जो है मार्केट फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है। मार्केट फोर्सेस हमारी मेजरली डिमांड एंड सप्लाई होती है, यहां पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। तो एक्सचेंज रेट बताता है कि कौन सी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है दूसरे करेंसी के रेस्पेक्ट में। फॉरेक्स मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट ये वर्ड याद रखिएगा, ये हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही इसकी हम लोग बात करते हैं। बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने कभी एक्सटर्नल सेक्टर की बात नहीं की है। इट लिंक द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड पेमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक्स। जैसे आरबीआई हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रखता है, वो हमारी रिजर्व मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आते हैं, एफडीआईज आती हैं, एफपीआईज आती हैं, या जो हमारा ट्रेड का पेमेंट्स होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का होता है। इंडिया में हम लोग जब बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट जो होता है, ये आरबीआई इसको रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। और इसके लिए फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा के अंदर आरबीआई को ये पावर दी गई है कि वो फॉरेक्स मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करेगा और सुपरवाइज करेगा। ठीक। फॉरेक्स मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली चीज, ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड का। एवरेज डेली टर्नओवर इसका $7 ट्रिलियन से ज्यादा होता है। डिसेंट्रलाइज होता है और ओवर द काउंटर स्ट्रक्चर होता है। हमने पीछे पढ़ा था, डिसेंट्रलाइज भी है, ओवर द काउंटर है। मतलब कोई सिंगल फिजिकल लोकेशन या सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होता इसके लिए। ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं थ्रू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बैंक्स, डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से ये एक ओवर द काउंटर मार्केट हो जाता है। 24 आवर ग्लोबल मार्केट होता है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, 5 डेज अ वीक चलता है, फॉलोइंग द ग्लोबल टाइम जोन्स, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन इनेबल करता है कि अनइंटरप्टेड करेंसी ट्रेडिंग होती रहे। हाईली लिक्विड होता है, जैसे यूएसडी और यूरो की या फिर यूएसडी आईएनआर की, दे आर वेरी हाईली लिक्विडिटी ना, बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी इनकी होती है, रिजल्टिंग इन नैरो बिड आस्क स्प्रेड एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना, बेसिक डेफिनेशन होती है, इसको हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। प्राइस डिस्कवरी इसकी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होती है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस कराया था कि मार्केट फोर्सेस इसमें प्राइस को मतलब इसकी जो प्राइस होती है उसको कंट्रोल करती है मार्केट फोर्सेस। दैट मींस प्राइस डिस्कवरी इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड प्राइमरली बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड फ्लोज। मैंने बात की थी कि इसमें ट्रेड भी आ जाता है। द डिमांड एंड सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड फ्लोज, कैपिटल मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हमेशा ही अनसर्टेन होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो होता है, इट एक्ट्स एज द व्हीकल करेंसी इन मोस्ट ट्रांजैक्शन and is involved in the majority of global forex trades,
reinforcing its role as the world reserve currency। तो जो भी वर्ल्ड में करेंसी रिजर्व हो रही है वो हमारे यूएस डॉलर की फॉर्म में होती है, जो भी ट्रेड होता है हमारा यूएस डॉलर की फॉर्म में होता है। एंड इट इज हाईली सेंसिटिव टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फॉरेक्स मार्केट रिएक्ट शार्पली टू मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी ग्रोथ, करंट अकाउंट पोजीशन एंड सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस, मेकिंग them हाईली इंफॉर्मेशन सेंसिटिव। क्लियर? अब बेसिक इंग्लिश टू हिंदी तो ट्रांसलेट मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, ये आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेजिंग का कॉन्सेप्ट। हेजिंग को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अभी $1 की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास 90 रुपीज। ठीक है। दूसरी कंडीशन है जहां पर ये वैल्यू बढ़कर हो गई है $1 की कॉस्ट हमारी 95 रुपीज। ये दो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है। यहाँ पर उसने क्या करा, एक शू का पेयर है, इसको रेड कलर से लिख लेते हैं, उसकी कॉस्ट है $10। ठीक है। 100 शूज ने ऑर्डर करे, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 100 शू के हिसाब से $1000 कॉस्ट हो गई। 1000 शू, सॉरी, ये जो 100 शूज को पड़ रहे हैं ये कितने के पड़े, 900 रुपीज पर शू, इसके हिसाब से टोटल उसे 90,000 के पड़े। ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसे 90,000 में कितने मिल रहे थे, 100 शूज या 100 पेयर। डॉलर की कॉस्ट अगर 95 हो जाती है, अब उसको उसी 90,000 रुपए में क्या उसको 100 शूज मिलेंगे, नहीं, मतलब उसकी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये उसके लिए एक तरह से रिस्क हो गया। तो इस तरह के रिस्क को कवर करने के लिए जो हम लोग इंश्योरेंस तो नहीं बोलेंगे, बट रिस्क को मिटिगेट करने की जो टेक्निक होती है फॉरेक्स मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज hedging। तो hedging refers to the covering of foreign trade risk, and it provides a mechanism to all exporters and importers to guard themselves against losses arising from fluctuation in exchange rates। exchange rate fluctuation से बचाने के लिए ये होता है। It involves using financial instruments to increase protection against unexpected fluctuation। फ्लक्चुएशन यही है कि जो डॉलर का और रुपी का रेट है या फिर किसी दूसरी करेंसी के साथ हमारी करेंसी का रेट है, यूजुअली हम डॉलर की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर ट्रेड हमारा डॉलर्स में होता है। thus making the cash flow more stable and predictable। As a result, companies can estimate income, taxes and revenues more reliably। क्योंकि अगर उन्होंने हेज कर दिया, उन्होंने उस रिस्क को मिटिगेट कर दिया, तो उनकी कैलकुलेशंस इजी है। अदरवाइज रेट्स तो रोज ही हमारे घटते बढ़ते रहते हैं करेंसी के, कोई भी कंपनी अपना प्री डिटरमाइन कुछ स्पेकुलेशन कर ही नहीं पाएगी। फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग इज कॉमन अमंग इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस। जैसे कि हमने बात किया था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं मेनली उन्हीं का। It allows them to manage their exposure to currency change movements and minimize the impact of adverse fluctuation। जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो फ्लक्चुएशन का रिस्क है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को काउंटर करने के लिए हेजिंग यूज की जाती है। Now some companies might choose to hedge 100% of the portfolio while others might not hedge at all, है ना। Most of them are likely to hedge a percentage so that they partially protect themselves but also accept some risk and leave the door open to additional earnings। डिपेंड्स है कि हमारी पर्टिकुलरली रिस्क टॉलरेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमने सिर्फ वही सिनेरियो कंसीडर करा जहां पे डॉलर 90 से बढ़ के 95 हो रहा है। एक सिनेरियो वो भी हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रुपए की कंडीशन और इंप्रूव हो गई और डॉलर कम होकर 85 हो जाए, तो वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुछ पार्ट को बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं कि कुछ पार्ट तो हेज कर लेते हैं और कुछ पार्ट के लिए रिस्क लेने का डोर ऑप्शन हमेशा ओपन रखते हैं। ये हमारा हेजिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तीन हमारे इसके अंदर चीजें होती है। सबसे पहला होता है इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट में इटसेल्फ तीन चीजें होती हैं, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, स्वैप मार्केट। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। एंड इट इज द होलसेल मार्केट जहां से ज्यादातर करेंसी ट्रांजेक्शन होती हैं। स्पॉट, फॉरवर्ड और स्वैप, तीनों को हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। इट इज यूज फॉर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अमंग्स बैंकर्स। टिपिकल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वर्ल्ड की 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं तीनों के थ्रू कैरी होती हैं, स्पॉट, फॉरवर्ड और स्वैप मार्केट के थ्रू। फिर इसके बाद आता है स्विफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है। आप लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस में स्विफ्ट पढ़ा होगा, सोसाइटीज फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके ये एक सोसाइटी होती है। स्विफ्ट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मोड है ट्रेडिंग का इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, एक इंटरनेशनल बैंक कम्युनिकेशन नेटवर्क है दैट लिंक्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑल ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स इन फॉरेन एक्सचेंज। मैसेजेस की फॉर्म में इसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारा इंटरनेशनल बैंक्स का कम्युनिकेशन है, जितने भी ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सारे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये होता है स्विफ्ट में। अब इसके बाद इसमें तीन चीजें और आती हैं, बिड रेट, आस्क रेट और बिड आस्क स्प्रेड। ये तीन चीजें क्या होती हैं।
बिड रेट वो होता है जहां पर डीलर इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी। बिड रेट हमेशा आस्क रेट से कम होता है। ठीक है, पहली चीज, बिड रेट क्या होती है? ऑलवेज लेसर देन द आस्क रेट। दूसरा, जिस रेट पे कोई भी डीलर बेस करेंसी खरीदना चाहता है। आस्क रेट क्या होता है? एट विच डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी। पहले में आप बेस करेंसी खरीद रहे हो, अब आप बेस करेंसी सेल कर रहे हो। आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज्यादा होता है। बिड रेट और आस्क रेट का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। और ये जो बिड आस्क स्प्रेड है ये डीलर का प्रॉफिट है। मान लेते हैं कि $1 की कॉस्ट है ना, $1 की कॉस्ट हमारे पास से 90 रुपीज है। अब जो डीलर है, डीलर आपको 90 रुपीज में नहीं देगा। डीलर मान लो आपको दे रहा 92 रुपीज में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आस्क रेट हो गया 92 रुपीज। किसका? बेस करेंसी का। बेस करेंसी क्या हो गई? डॉलर हो गई। 92 रुपीज हमारा आस्क रेट हो गया, 90 रुपीज हमारा बिड रेट हो गया। तो यहाँ पे डीलर जो है खरीद रहा है बिड रेट पर, और आस्क रेट पे डीलर बेच रहा है। ठीक है, 90 रुपीज का डीलर को पड़ा, 92 रुपीज का डीलर बेच रहा है, और दोनों के बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हो गया बिड आस्क स्प्रेड। अब हर डीलर अलग अलग रेट्स का बिड, अपना अलग अलग बिड आस्क स्प्रेड रखता है। कोई कम रखता है, कोई ज्यादा रखता है। फिर चाहे जो भी वो बैंक्स हो या आपके मनी चेंजर्स हो, ऑथराइज डीलर्स हो, वो सब लोग अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज होता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज with an intention of making profit from the difference between the exchange rate prevailing at the same point of time in different markets। है ना, आपने यहाँ पे खरीदी, इंडिया में खरीदी, और आपने से वियतनाम में बेच दी। कुछ इस तरह का आप खरीद रहे हो, साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग कर रहे हो। साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट सेम टाइम इन द डिफरेंट मार्केट, ये हम लोगों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन जो होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है फॉरेन करेंसी अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी विद द व्यू टू अर्निंग ह्यूज गेन्स। स्पेकुलेटर यूजुअली बाई कर लेते हैं जब वीक होता है और सेल करते हैं जब स्ट्रांग होता है। तो आर्बिट्रेज हुआ कि जब आपने फॉरेन के मतलब आपने अभी खरीदा और अभी बेच दिया, और स्पेकुलेशन में आपने खरीद के रख ली और आप उसे बाद में बेचोगे। Speculators buy and sell currency solely to profit from the anticipated changes in exchange rate, without engaging in the other sort of business dealings for which foreign exchange is essential. Currency speculation is often combined with speculation in short-term financial instruments जैसे treasury bills। बिगेस्ट स्पेकुलेटर्स इंक्लूड लीडिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। जो हमारे लीडिंग बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो सबसे बड़े स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स के बीच में फर्क क्या हुआ? दोनों ही खरीद रहे हैं, दोनों ही बेच रहे हैं। बट आर्बिट्रेज के अंदर क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली खरीदना बेचना कर रहे हैं इन डिफरेंट मार्केट एट अ सेम टाइम। बट स्पेकुलेटर्स क्या कर रहे हैं? स्पेकुलेटर्स खरीद के रख लेंगे जब वो करेंसी वीक होगी, और बेच देंगे जब वो करेंसी स्ट्रांग होगी। मान लेते हैं कि जब डॉलर की वैल्यू अगर मान लो अभी इंप्रूव होती है हमारे रुपए की वैल्यू, और ये वापस आ जाता है 80 रुपीज पर, तो स्पेकुलेटर्स 80 रुपीज पे खरीद लेंगे। और उन्हें ऐसा एक्सपेकुलेशन होगा कि हाँ अभी वैल्यू और बढ़ सकती है, मतलब डॉलर 80 रुपीज से बढ़ के 90 रुपीज तक जा सकता है। तो जब डॉलर 90 रुपीज जाएगा तब वो इसको सेल कर देंगे। ये स्पेकुलेशंस कहलाती हैं। स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स दोनों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करते हैं इन देयर ओन वे टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, दोनों का काम तो वही है। मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर डीलर क्या है? डीलर्स जो होते हैं, ये स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेटर्स नहीं है, ये अलग है। डीलर्स का जो प्रॉफिट होता है वो बिड प्राइस और ऑफर प्राइस ना उसके बीच में होता है, वेयर एज स्पेकुलेटर्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम रेट चेंजेस। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब एक्सचेंज रेट कोटेशंस। एक्सचेंज रेट कोटेशंस जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। एक्सचेंज रेट कोटेशन हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी डायरेक्ट कोटेशन होती है और इनडायरेक्ट कोटेशन होती है। ना कोटेशन इन विच एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस एज द प्राइस पर यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। जहां पे प्राइस पर यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, वो हमारी होम करेंसी कोटेशन या डायरेक्ट कोटेशन होती है। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट कोटेशन क्या है, हमने बोला कि $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। ठीक है, $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। ये हमारा क्या है? ये पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में अपने अपनी होम करेंसी को डिफाइन किया है। ये हमारा डायरेक्ट कोटेशन हो गया। इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी होम करेंसी की यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 1 रुपी कितना हो जाएगा? ₹1 इट इज इक्वल्स टू
$1/90 है ना, $1/90 हो गया। अगर 90 रुपीज की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपनी होम करेंसी की यूनिट में को बाहर वाली करेंसी को शो करा है। अब इसके अंदर जो भी चेंज होगा हमारा इस फिगर के अंदर चेंज होगा 1 रुपी के कंपेरेटिवली। बट हम जब इसके अंदर बात कर रहे थे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन कहलाता है। इंडिया के लिए अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो ये था, बट यही करेंसी अगर हम यूएस के लिए देखेंगे तो ये यूएस के लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे लिए डायरेक्ट कोट है वो दूसरी कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोट है, जो दूसरी कंट्री के लिए डायरेक्ट कोड है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट कोड है। आया समझ में? एक बार इसे रीड करेगा, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। फॉरेन बैंक्स में फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला प्राइमरी पार्टिसिपेंट होता है सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्टिसिपेंट्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इनका क्या काम होता है? दे मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, दे मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दे एड्रेस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, दे सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया की बात करें तो आरबीआई ये सब कुछ देखता है। आरबीआई स्पॉट और फॉरवर्ड ऑपरेशंस करता है ना, जिसके थ्रू वो इंडिया में फॉरेक्स की मतलब जो भी हमारा फॉरेक्स रेट का एक्सचेंज रेट चल रहा है या उनकी रिजर्व्स है मैनेज करता है। किसके थ्रू? स्पॉट और फॉरवर्ड ऑपरेशंस के थ्रू। क्या होते हैं स्पॉट और फॉरवर्ड ऑपरेशन? हम जब डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इस चीज को समझेंगे, स्पॉट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। कॉमर्शियल बैंक और ऑथोराइज डीलर्स इसके अंदर होते हैं सेकंड नंबर पे। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कोर इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट का पार्ट बनाते हैं। इनका रोल क्या है? एग्जीक्यूटिंग फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस फॉर क्लाइंट, ट्रेडिंग अमंग देमसेल्व्स टू मैनेज पोजीशंस, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड प्राइस कोड्स। ऑथराइज डीलर बैंक्स जो होते हैं दे आर परमिटेड बाय आरबीआई टू कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अलग अलग इसके अंदर कैटेगरी होती है, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। कॉर्पोरेट्स होते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले होते हैं, एमएनसीज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मेक करेंगे, रिसीव करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स को, हेज करेंगे एक्सचेंज रेट रिस्क को राइजिंग फ्रॉम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हेजिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे अभी क्या होता है। मैनेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। देयर एक्टिविटीज आर लार्जली ट्रांजैक्शन ड्रिवन रादर देन स्पेकुलेटिव। तो जब कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, उनका डायरेक्टली ट्रांजैक्शन ही है। या तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या फिर कुछ और इस तरह का वो लोग इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, बट इट इज थ्रू द लार्जली ट्रांजैक्शन ड्रिवन होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफपीआईज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स हो गए। दे पार्टिसिपेट फॉर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कैपिटल फ्लो। ठीक। फॉरेक्स ब्रोकर्स या डीलर्स होते हैं, ये इंटरमीडियरीज हैं जो कि ट्रेड देते हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, स्पेशली इन ग्लोबल मार्केट। डीलर्स कोट टू वे प्राइस एंड हेल्प मेंटेन मार्केट लिक्विडिटी। रिटेल पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? इनका लिमिटेड रोल होता है ड्यू टू रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस बट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन इंटरनेशनल मार्केट्स। इन इंडिया रिटेल एक्सेस इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड टू कर्ब एक्सेसिव स्पेकुलेशन। ताकि स्पेकुलेशंस इनकी ना करते रहे इसलिए हमने इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स को बहुत लिमिट करके रखा हुआ है। अगर हम ऑथराइज डीलर्स की बात करें इसके अंदर, ऑथराइज डीलर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑथराइज डीलर्स कौन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? ये वो एंटिटीज है जिन्हें आरबीआई ऑथराइज करता है। किस लिए? आरबीआई तो फेमा के अंदर इन्हें ऑथराइज करता है। ये डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में और परमिटेड फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस करते हैं। परमिटेड, देखिए परमिटेड ट्रांजेक्शन से मतलब है कि मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस होती होंगी, कुछ किसी को परमिट होती होंगी, कुछ किसी को परमिट होती होंगी। इसके लिए हमारे पास ऑथराइज डीलर्स होते हैं एडी। ये तीन तरह के होते हैं, एडी कैटेगरी 1, 2 और 3। इसके अलावा एक हमारे पास एफएफएमसी होते हैं। ठीक है, एफएफएमसी जो होते हैं वो ऑथराइज डीलर्स नहीं होते हैं। अब एडी कैटेगरी 1 की बात करें, एडी स्टैंड फॉर ऑथराइज डीलर्स। ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। दे आर परमिटेड टू अंडरटेक ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो हमारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हमारे एडी कैटेगरी 1 टाइप के या फिर कैटेगरी 1 टाइप के ऑथराइज डीलर्स होते हैं। कैटेगरी 2 में हमारे पास नॉन बैंकिंग एंटिटीज होती हैं जो लिमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर पाती हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, आगे हम लोग जब एलआरएस पढ़ेंगे ना, सॉरी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जब पढ़ेंगे वहां पे आपको थोड़ा इसका आइडिया लगेगा। फिलहाल के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो एडी कैटेगरी 2 है वो लिमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे रेमिटेंस होगा या फिर ट्रैवल रिलेटेड फॉरेक्स सर्विसेज हो गई। एडी कैटेगरी 3 होती है, कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेसिफिक फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हो पाते हैं मेनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एक्सिम बैंक।
एफएमसीज हमने बात करी थी, एफएमसीज ऑथराइज्ड डीलर्स नहीं होते, बट एक तरह से उन्हीं की तरह होते हैं। ये क्या होता है, एक सेपरेट नैरो कैटेगरी होती है अंडर इंडियन फॉरेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इनका बेसिकली जो काम होता है मनी चेंजर्स होते हैं, इसमें लिखा नहीं है, दीज आर द मनी चेंजर्स। तो इनका काम जो करेंसी एक्सचेंज करने वाले लोग जिन्हें लाइसेंस दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, ये नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल अपनी दुकान खोलकर बैठे होंगे, एंड इनका मेन काम होगा मनी एक्सचेंज करना। यूजुअली आप देखो जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं वो इस काम को ज्यादा लेकर रखते हैं। क्लियर। अब इनका जो रेगुलेटरी रोल और कंप्लायंस ऑथराइज डीलर्स का क्या होता है, ये आरबीआई के सुपरविजन के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें आरबीआई ही रेगुलेट करेगा और इनको सुपरवाइज करेगा। एंड व्हाट आर दे रिक्वायर्ड टू एंश्योर ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड अंडर फेमा, वही ट्रांजैक्शंस को एंश्योर करेंगे तो फेमा के अंदर परमिटेड होंगी। कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, तो वो जब भी किसी को फॉरेक्स का करेंसी एक्सचेंज करते हैं, चाहे ऑथोराइज डीलर्स हो या एफएफएमसीज हो, जब भी वो करेंसी एक्सचेंज करेंगे उसका पर्सन का केवाईसी वगैरह लेकर उसके रिकॉर्डिंग आरबीआई के पास भेजेंगे कि कितनी करेंसी वीकली या मंथली उन्होंने चेंज की, डिपेंडिंग कि आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अधेरेंस टू प्रूडेंशियल लिमिट एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेक्स चैनल फॉर स्पेकुलेटिव और इलिसिट एक्टिविटीज। तो ये उनका रेगुलेटरी रोल और कंप्लायंस है। इससे क्या रहेगा, दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बैलेंसेस मार्केट डेवलपमेंट विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंस की बात करें अगर ऑथराइज डीलर्स की हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये प्राइमरी इंटरफेस है बिटवीन द आरबीआई एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो एफएमसीज या एडीज जो है एक तो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं और उन्हीं उनके और आरबीआई के बीच का भी पार्ट होते हैं। दे इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरबीआई एक्सचेंज रेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसीज, क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसी तो बना दी, एक्सचेंज रेट आरबीआई ने कर दिया, बट उसको लोगों तक या फिर उसको मार्केट में लेकर कौन आएगा, वो काम हमारा ऑथराइज डीलर्स का है। फैसिलिटेट ऑर्डरली कैपिटल फ्लोज एंड ट्रेड पेमेंट्स, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये हमारा था ऑथराइज डीलर्स के बारे में। फॉरेक्स मार्केट के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यहां पर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको देख लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ सेटलमेंट एंड नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। These instruments enable participant to manage liquidity, hedge exchange rate risk and undertake currency trading। जैसे सबसे पहले आती है इसमें स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इमीडिएट एक्सचेंज होता है करेंसीज का एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट। सेटलमेंट जनरली जो होता है T+2 बेसिस पर होता है। तो जो कैपिटल मार्केट था हमारा, कैपिटल मार्केट में हमने जो कुछ पढ़ा हमने T+1 में पढ़ा, फॉरेक्स मार्केट में हम T+2 पे बात कर रहे हैं। कौन सा, स्पॉट ट्रांजैक्शन T+2 पे काम करता है। सेटलमेंट ऑफ करंट इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिगेशंस एंड इमीडिएट करेंसी कन्वर्जन, ये इसके पर्पस होते हैं। स्पॉट मार्केट के अंदर जो रेट कोट किया जाता है ना स्पॉट ट्रांजैक्शंस के लिए, वो हम लोग स्पॉट रेट बोलते हैं। द रेट विच इज कोटेड इन स्पॉट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एट स्पॉट रेट। और जो डेट ऑफ सेटलमेंट दी जाती है उसमें वो हमारी वैल्यू डेट होती है। अभी जो वैल्यू डेट होगी ना, इस डेट पर क्या होगा, जितने भी डॉलर सेटलमेंट है दुनिया भर के, वो चिप्स के थ्रू सेटल किए जाएंगे न्यूयॉर्क में। बात है चिप्स क्या है वो भी हम देखेंगे। चिप जो होता है एक कैलकुलेशन ऑफ नेट बैलेंसेस पेबल प्रोवाइड करता है। द चिप प्रोवाइड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट बैलेंसेस पेबल between banks by 6 p.m. that day in Federal Reserve Bank of New York funds। तो न्यूयॉर्क में जो वहां का रेगुलेटर है फेडरल रिजर्व, वो लोग चिप को मैनेज करते हैं। चिप एक उनका सिस्टम है। अभी हम बात करते हैं चिप की कि चिप क्या होता है। तो जितनी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर डे पे सेटलमेंट होने वाली ट्रांजेक्शन है, वो यूएस के 6 बजे उसका नेट बैलेंस पेबल बनाकर देता है। ठीक है, तो आपने आज अगर मान लीजिए कोई डॉलर में ऐसा सेटलमेंट करा है, क्योंकि स्पॉट में बात हो रही है, स्पॉट हमारा T+2 पे काम करता है, मतलब परसों वो ट्रांजैक्शन शाम को 6 बजे सेटल होगी ना। व्हाट इज चिप्स, चिप्स होता है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट्स। क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है दैट ट्रांसफर फंड्स एंड सेटल ट्रांजैक्शन इन यूएस डॉलर्स। चिप्स enable bank to transfer and settle international payment more quickly by replacing official bank checks with electronic bookkeeping entries। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे, यूएस का ये सिस्टम है और ये डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है। इंडिया के अंदर जो सेटलमेंट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का, वो कहाँ होता है, सीसीआईएल में होता है। सीसीआईएल के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। 8 नवंबर 2002 को इसका ऑपरेशन शुरू हुए थे। इंटरबैंक कैश, स्पॉट, फॉरवर्ड यूएसडी आईएनआर ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है थ्रू मल्टीलेटरल नेटिंग। मल्टीलेटरल नेटिंग जो होती है ये बेनिफिट ओवर 95% प्रोवाइड करता है। क्लियर, द मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ नेटिंग बेनिफिट ऑफ वेल ओवर 95%। ये हमारा स्पॉट रेट है। आगे चलते हैं। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की बात कर, सॉरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की बात करें,
कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा टू एक्सचेंज करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड रेट। आपने आज रेट डिटरमाइन कर दिया कि मान लेते हैं कि आज इंडिया और यूएस का करेंसी का रेट 90 रुपीज है, ठीक है। अब 2 महीने बाद आपको नहीं पता डेट क्या होगा, आपको 2 महीने बाद की ना, 2 महीने बाद आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, आपको नहीं पता क्या रेट होगा, वो रेट कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट आपने रेट फिक्स कर दिया कि आज देखिए फ्यूचर डेट पर हम आज के रेट पे बात करेंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब जो आज का एक्सचेंज रेट है वही हम लोग फ्यूचर में लेकर चले गए। एग्रीमेंट आज साइन करना पड़ेगा इसका। की फीचर्स क्या है? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितना अमाउंट है, कितना मैच्योरिटी मिलेगा। यूज प्राइमरली फॉर हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, नो अपफ्रंट पेमेंट रिक्वायर्ड। तो हेजिंग इसमें आप करते हो, हेजिंग एज इन जो रिस्क हो रहा था ना एक्सचेंज रिस्क का रिस्क, वो आपने इसमें बैलेंस आउट कर दिया। आपको नहीं पता कि आगे चल के आपको फायदा होता नुकसान होता, बट एटलीस्ट आपने नुकसान अपना बचा लिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें करेंसी फ्यूचर्स होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बट वो ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस में एक्सचेंज होंगे। एज इन जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ट्रेड होंगे, जहां पर भी करेंसी डेरिवेटिव्स, हमने पढ़ा था कि करेंसी डेरिवेटिव उनका प्रोडक्ट होता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का करेंसी डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड के अंदर सिर्फ दो लोग आपस में या दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इसके अंदर कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं। की फीचर्स, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, मैच्योरिटी होगी, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होगा, लोअर काउंटर पार्टी रिस्क होगा, हैजिंग और लिमिटेड स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें तीन चीजें और समझनी होती है। जो इनका फॉरवर्ड रेट होता है ना, वो एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। तीन चीजें होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार समझते हैं, if the forward exchange rate quoted is exact equivalent of the spot rate at the time of making the contract, the forward exchange rate is said to be at par। तो जहां पे फॉरवर्ड का रेट और स्पॉट रेट सेम होगा, वो हमारा एट पार कहलाएगा। एट प्रीमियम, प्रीमियम में मतलब हमें कुछ पैसा देना पड़ रहा है। when the payment made for the forward delivery is more than the payment of spot delivery of a foreign currency, it is said to be at premium। तो जब हमारे पास स्पॉट रेट से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तब हमारे पास एट प्रीमियम है। डिस्काउंट की बात करें, जब फॉरवर्ड डिलीवरी का जो डिस्काउंट है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्काउंट है, दैट इज लेस देन द पेमेंट फॉर स्पॉट डिलीवरी, तो वो हमारा एट डिस्काउंट हो जाएगा। द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एट डिस्काउंट। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकती है, जरूरी है आपके लिए जानना। इसमें आपको सिचुएशन बेस्ड भी दे सकता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उस समय डॉलर का रेट ये था, 6 महीने बाद स्पॉट ट्रांजैक्शन ये है, तो इसके अंदर जो फॉरवर्ड रेट है वो किस तरह का हो सकता है, एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, या कुछ और ऑप्शन भी बनाकर ऐसा दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे डिफरेंसेस हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन और फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बीच में। सबसे पहला बेसिस क्या है डिफरेंस का? मीनिंग। जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन पार्टीज टू बाय एंड सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एग्रीड रेट इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में होगा। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट इनके अंदर क्या है? इन विच पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज द एसेट्स फॉर कैश एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट इज नॉट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग किसी एसेट की ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अंडरलाइंग एसेट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट वर्ड यूज करा है, यहाँ पे हमने एक्सचेंज करा है। ठीक, यहाँ पे बाय एंड सेल नहीं करा, यहाँ पे एक्सचेंज करा है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के अंदर द टर्म इज एक्सचेंज, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर द टर्म इज बाय एंड सेल। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है टेलर मेड होता है, और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड की बात करें, ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर का मतलब इसमें कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होता। फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो नाम में ही आपका स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो भी चीज हो रही है हम एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? कैश, या फिर मतलब कैश एट फिक्स्ड प्राइस, और वो भी किसी फ्यूचर डेट पर। डिफॉल्ट की बात करें, क्योंकि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन प्राइवेट एग्रीमेंट है, तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर रिलेटिवली हाई। फ्यूचर ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू होंगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं है। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट आइटम का जो है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में आपकी क्या डिपेंड कर रहा है, उस पर है कि आपने कितनी क्वांटिटी का या एसेट का आपने उसका साइज रखा है। बट फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज की वजह से साइज हमारा फिक्स रहेगा। कोलेट्रल की बात करें, तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में कोई कोलेट्रल नहीं होगा, बट फ्यूचर ट्रांजैक्शन में इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। रेगुलेशन की बात करें, फॉरवर्ड मार्केट हमारे सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू रेगुलेट होंगी।
रिस्क की बात करें तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में हाई रिस्क होता है क्योंकि काउंटर पार्टी एग्रीमेंट होता है, जो हमने ये डिफॉल्ट वाली चीज पढ़ी थी। और फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात करें, क्योंकि ये एक्सचेंज मार्केट के थ्रू रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। करेंसी स्वैप्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई टाइम टू टाइम करता भी है। करेंसी स्वैप इन्वॉल्व साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी फॉर टू डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स। ठीक है, दो अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स के लिए साइमल्टेनियसली परचेज और सेल की जाती है करेंसी स्वैप्स के अंदर। पर्पस क्या है? मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, एडजस्टिंग मैच्योरिटी मिसमैचेस, सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी ऑपरेशंस। देन करेंसी ऑप्शंस आते हैं। करेंसी ऑप्शन क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड रेट और ऑन बिफोर अ फ्यूचर डेट। एडवांटेज क्या है? ये एडवर्स एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा ना, और जो आपका अपसाइड पोटेंशियल है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। डिटेल में जो हमारे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स, ये चार हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं, चारों मिला के हमारे होते हैं डेरिवेटिव्स। तो पार्ट सी के सिलेबस के अंदर पार्ट है हमारा डेरिवेटिव का, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। वहां पे हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस और अपने डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से। तो जो अभी चीज में नहीं भी समझ आए उसको फॉर द टाइमिंग आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए, नहीं समझ आता तो आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए, इन चारों चीजों में से वहां पे हम लोग कवर करेंगे। एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? मैकेनिज्म होता है बाय विच अ कंट्री डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी रिलेटेड टू द अदर करेंसीज। ये हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है। इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज पेग्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट टू अनदर करेंसी और अ बास्केट ऑफ करेंसीज। जैसे एक करेंसी ले ली, ठीक है, हमारी कंट्री की, उसकी जो भी वैल्यू है उसका हमने रेट फिक्स कर दिया दूसरी करेंसीज या फिर दूसरी मल्टीपल करेंसीज के रेस्पेक्ट में उसका रेट क्या रहेगा। बट इसके अंदर क्या है, इसमें एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवीन्स टू मेंटेन द पेग, एज इन जो फिक्स्ड वैल्यू हमने रख दी, जैसे हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है, तो आरबीआई उस इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए एक्टिवली काम करता रहता है। सेम वे अगर मान लेते हैं कि हमने डॉलर के रेस्पेक्ट में रेट फिक्स कर दिया कि आईएनआर के रेस्पेक्ट में डॉलर 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमने वो वैल्यू 50 फिक्स कर दिया। अब आरबीआई फॉरेन करेंसीज का सेल और परचेस करते करते इंश्योर करेगा कि वो हमारा 50 फिक्स रहे, बट इसके बाकी ज्यादा ना दूसरी जगह भी इसके ड्रॉबैक्स आने लग जाते हैं। तो इसमें सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवेन करेगा टू मेंटेन द पेग। रिक्वायर्स लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये मेंटेन रखने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा रिजर्व चाहिए। मेरिट्स क्या है? इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की सर्टेनिटी रहेगी, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। बट डीमेरिट क्या है? लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका सारा फोकस आपका प्राइमरली एक्सचेंज रेट पे रह जाएगा, बाकी तो आपकी उसकी इंडिपेंडेंस खत्म ही हो जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व पे आपका प्रेशर बढ़ेगा, वल्नरेबल रहेगा टू स्पेकुलेटिव अटैक्स ना, फिर आपके अटैक्स भी स्पेकुलेटिव हो जाएंगे कि पता होगा कि कंट्री की डायनामिक्स कहाँ जा रही है, उसकी रिजर्व्स कहाँ जा रही है, उस हिसाब से आपका इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होने लग जाएगा, तो आपके रिस्क इसमें बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड प्योरली बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक। की फीचर्स इसके क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, एक्सचेंज रेट जो होता है इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। मेरिट्स में बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की ऑटोनॉमी इसमें रहती है, नो रिजर्व प्रेशर, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब जो भी कुछ है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। बट इसका डीमेरिट क्या है कि एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अनसर्टेनिटी फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव मूवमेंट्स, ये इसके डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो इंडिया इसे फॉलो करता है, ठीक है, इंडिया फॉलोज दिस। इसमें क्या है? इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट्स आर लार्जली मार्केट डिटरमाइंड बट द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स ओकेजनली टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। तो जो आपके दोनों के फीचर्स थे वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए। नो फिक्स टारगेट एक्सचेंज रेट, सेलेक्टिव एंड डिस्क्रिशनरी इंटरवेंशन, बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया इस सिस्टम को फॉलो करता है जहां पे आरबीआई इंटरवीन करता है टू स्मूथ वॉलेटिलिटी विदाउट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक लेवल ऑफ द रूपी। मतलब कितना वैल्यू रखनी है वो हमने कुछ फिक्स नहीं करा हुआ, बट इंश्योर करते रहते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा ना आ जाए। इट प्रिवेंट्स डिसऑर्डरली मार्केट मूवमेंट्स, रिटेन सम पॉलिसी ऑटोनॉमी,
सुटेबल फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। डिमेरिट इसका क्या है, पॉलिसी एम्बिग्यूटी होती है, एडुकेट फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है। पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर डोमेस्टिक करेंसी को पैक्ड कर दिया जाता है टू सिंगल फॉरेन करेंसी, यूजुअली जो है यूएस डॉलर इसमें यूज किया जाता है या फिर बास्केट, विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी विद इन अ बैंड। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज रेट अलाउड होता है टू फ्लक्चुएट विद इन अ नैरो रेंज, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स व्हेन लिमिट्स आर ब्रीच्ड, है ना। तो एक आपने बैंड बना दिया कि इस पर्टिकुलर करेंसी या फिर इन ग्रुप ऑफ करेंसीज के रेस्पेक्ट में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हमने पैक कर दी है कि अब जब भी वो बैंड ब्रीच होने लग जाएगा तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। इसमें क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स इसका मेरिट है, ट्रेड स्टेबिलिटी रहेगी विद एंकर कंट्री। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट प्रेशर ड्यूरिंग द एक्सटर्नल शॉक्स, ये इसके डीमेरिट्स हैं। इसी के अंदर आगे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये इंडिया का पॉलिसी पोजीशन भी है या फिर इसे हम लोग पॉलिसी ट्रेलमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट ओपननेस, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर समझ जाएंगे, है ना। कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है। तो जो तीनों चीजें होती है ना, पॉलिसी ट्रिलेमा बोलता है कि तीनों चीजें एक साथ अचीव नहीं की जा सकती हैं। ओनली टू ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट ओपननेस और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इंडिया का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है आरबीआई का, वो बोलता है कि इट प्रायोरिटाइजेस मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी एंड एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसमें 1 और 3 को हम लोगों ने प्रायोरिटाइज करा है इंडिया ने, while मेंटेनिंग पार्शियल कैपिटल अकाउंट कंट्रोल्स, क्योंकि तीनों तो एक तरह से पूरे हो ही नहीं सकते, तो हमने फर्स्ट और थर्ड को रखा है, तो कैपिटल अकाउंट के कंट्रोल्स हमारे पार्शियल हो गए। अब हम लोग क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम फॉलो करते हैं, जैसे हमने पीछे ही स्लाइड में पढ़ा था, हमारा मैनेज फ्लोटिंग रेट रिजीम है, और इसके साथ साथ ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन भी है। तो बाय दिस इंडिया प्रिजर्व द एबिलिटी ऑफ आरबीआई टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी while limiting vulnerability to volatile capital flows। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पे ऑटोनॉमी हमें मिल जाती है, एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है फॉरेक्स रिजर्व्स के कंपैरेटिवली। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फॉरेक्स रिजर्व पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक क्रॉलिंग पैक सिस्टम आता है। क्रॉलिंग पैक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है पीरियडिकली एडजस्ट किया जाता है इन स्मॉल स्टेप्स टू रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स और चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस। तो एक्सचेंज रेट इसमें धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप या फिर स्मॉल स्टेप्स में उसको एडजस्ट करते रहते हैं। की फीचर्स इसमें क्या होता है कि ये ग्रेजुअल और प्री अनाउंस एडजस्टमेंट्स होते हैं टू अवॉइड शार्प डिवैल्यूएशंस। मेरिट्स की बात करें तो स्मूथ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है इसमें एंड इट रिड्यूसेस सडन शॉक्स। डीमेरिट्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड इट कैन क्रिएट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है करेंसी बोर्ड सिस्टम। अब करेंसी बोर्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, ठीक है, दैट हैज टू बी फुली बैक्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड करेंसी इशुएंस इज स्ट्रिक्टली लिंक्ड टू द रिजर्व इनफ्लोज। तो जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एमआरएस होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमारी एक करेंसी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, करेंसी बोर्ड सिस्टम में आप कितनी करेंसी अपनी प्रिंट कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितनी है, उसी के ही रेस्पेक्ट में आपकी करेंसी रिलीज होगी। की फीचर्स क्या है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, ऑलमोस्ट नो मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्रिशन, क्योंकि अब तो सीधा सीधा सा है कि आपके पास जितनी फॉरेन करेंसी है उसी के हिसाब से आपके मार्केट में करेंसी सर्कुलेट करेगी। हाई क्रेडिबिलिटी होती है, लो इन्फ्लेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है। डीमेरिट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी इसकी इंडिपेंडेंट नहीं रही एंड इट इज वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। आपका आज अगर ट्रेड अफेक्ट हो गया किसी कंट्री के साथ में, आपके पास इन्फ्लोज नहीं आ रहे, तो आप एक्स्ट्रा करेंसी नहीं अपनी बना पाओगे, आपकी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मॉडल। ये अपने आप में एक आपका डिस्क्रिप्टिव का सवाल बन जाता है एक्सचेंज रेट के साथ में। हमने अभी टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें हमने इंडिया का स्टैंड भी पढ़ा था कि हम लोग कैसे मैनेज फ्लोटिंग रेट को यूज करते हैं। अब एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन मॉडल्स क्या क्या है, ठीक है, थ्योरेटिकल मॉडल्स है सारे अलग अलग, दो दो तीन तीन लाइन सबकी हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है। सबसे पहला आता है परचेजिंग पावर पैरिटी थेरेपी, ठीक है, पीपीपी थ्योरी, सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, पीपीपी थ्योरी हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज अक्रॉस कंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल 1 किलो आटा हमारा इंडिया में कितने का आ रहा है, पाकिस्तान में कितने का आ रहा है, चाइना में कितने का आ रहा है और यूएसए में कितना आ रहा है,
ठीक है। तो जो एक्सचेंज रेट्स है ना, वो उसी के अकॉर्डिंगली, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते जाते हैं। एब्सोल्यूट पीपीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस लेवल बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, कि यूएसए का कितना है और इंडिया का कितना है, उसी के रेस्पेक्ट में रुपए और डॉलर की वैल्यूज मतलब एडजस्ट हो जाएंगी। और रिलेटिव पीपी क्या बोलता है? अगर रिलेटिव पीपीपी बोलता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन टू इन्फ्लेशन डिफरेंशियल लेवल्स, कि करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या है और विद इन द कंट्री इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। पीपीपी जो है लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को डिफाइन करता है थ्रू शॉर्ट रन डेविएशंस आर कॉमन थ्रू ट्रेड बैरियर्स एंड कैपिटल फ्लोज। कहता है कि छोटे मोटे तो इश्यूज हमेशा लगे रहेंगे, जैसे ट्रेड बैरियर्स हो गए, कैपिटल फ्लोज हो गई, बट लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो है वो पीपीपी थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, आईआरपी थ्योरी इसको बोलते हैं। आईआरपी थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि अलग अलग कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस है वो एक्सचेंज रेट के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें कवर्ड आईआरपी होता है, इट होल्ड्स दैट इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स आर ऑफसेट बाय फॉरवर्ड प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। एक अनकवर्ड आईआरपी होता है, इट सेज दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट्स। ठीक है, तो कवर्ड के अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स हैं वो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट से ऑफसेट हो जाते हैं, मतलब एक तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसमें आर्बिट्रेज की भी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। आर्बिट्रेज अभी हमने पढ़ा था ना कि एक मार्केट से लेके दूसरे मार्केट में साइमल्टेनियसली बेच रहा है। बट दूसरा आईआरपी होता है अनकवर्ड आईआरपी, वो क्या बोलता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स हैं इसको डायरेक्टली लिंक करता है फ्यूचर स्पॉट मार्केट से। स्पॉट मार्केट हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जहां पे हम लोग करेंसीज को स्पॉट ऑन द स्पॉट हम लोग ट्रेड करते हैं। आईआरपी क्या करता है? इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज एंड फॉरवर्ड मार्केट्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कौन सा था? ये लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के लिए हमारे पास पीपीपी था। शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज और फॉरवर्ड मार्केट के लिए कौन सा है हमारे पास? आईआरपी है। ठीक है, फिर एक इसमें आता है बीओपी अप्रोच, जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोच कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो कंट्री के ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन से पता चलता है। आप में से जो लोग कॉमर्स वाले हैं आप लोगों को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसमें हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये सब होती हैं। जो लोग नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हमारा, एक बोलो तो एक तरह से एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें कंट्री की कितनी फॉरवर्ड रेमिटेंसेस हैं, कितनी फॉरवर्ड हम सॉरी कितनी फॉरेन रेमिटेंस इंडिया आई है, कितनी हमने बाहर भेजी है, वो दो तीन अकाउंट्स के थ्रू देखी जाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के स्टैटिक में पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वहां से हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। नाउ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है अगर वो बढ़ता है हमारा, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। तो जितना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता जाएगा, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट या डिमांड हमारी उतनी बढ़ती जाएगी। बट अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? उससे हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन एज इन हमारी रूपी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और अगर करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है तो वहां पे हमारा एप्रिसिएशन होगा, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी बढ़ती जाएगी। हाउएवर ये क्या बोलता है? दिस अप्रोच अंडरएस्टिमेट द डोमिनेंट रोल ऑफ कैपिटल फ्लोज इन द मॉडर्न ओपन इकोनॉमीज। अब इकोनॉमीज इतनी ज्यादा ओपन हो गई हैं कि कैपिटल इनफ्लोज के रोल्स इसके अंदर अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं। एसेट मार्केट अप्रोच क्या बोलता है? एसेट मार्केट अप्रोच ट्रीट करेंसीज एज फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, करेंसीज को फाइनेंशियल एसेट्स की तरह ट्रीट करता है, whose value depends on the expected return, risk perception and monetary policy stance. Exchange rates respond quickly to changes in interest rates, investor confidence, and global financial condition. This approach best explains short-term volatility in the exchange rate. तो ये short-term volatility जो हो रही है exchange rates की, उसको explain करने के लिए हमारे पास asset market approach है। फिर रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड स्पेकुलेटिव कैपिटल, ये हमारी फिफ्थ और लास्ट है इसके अंदर। एक्सचेंज रेट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन। पहले से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, जैसे हमारा ईयर के शुरू में प्रिडिक्शन हो जाता है कि इंडिया का जीडीपी कितना है। अभी आप देखिए कैलेंडर ईयर 2027 के लिए भी जीडीपी के प्रिडिक्शंस आ चुके हैं एज ऑन डेट। आज हमारा जनवरी का थर्ड वीक चल रहा है, बट हमारे स्पेकुलेशंस ऑलरेडी हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी है कि 2027 के कैलेंडर ईयर का हमारा जीडीपी कितना रहेगा। उसी के हिसाब से इन्फ्लेशन भी लोग बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट की भी बात करते हैं, और सेंट्रल बैंक के एक्शंस भी लोग पहले से स्पेकुलेट कर लेते हैं। अब ये लोग कौन से होते हैं? जो हमारे प्लेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के। स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लोज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड पॉलिसी चेंज और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट। ये हम लोग देखते हैं कि
ना कि स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लोज क्या है, ये कभी भी हमारा कम और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि किस तरह की पॉलिसी चेंजेस होनी चाहिए या हो रही होंगी, ग्लोबल रिस्क सेट ना, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट क्या चल रहा है, एंड दिस कैन कॉज शार्प मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स। एज अ रिजल्ट, एक्सचेंज रेट्स ऑफन डेविएट फ्रॉम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इन द शॉर्ट रन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। सीधी सीधी थ्योरी ही है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल आपको ये पढ़ना है। न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम लोग न्यूमेरिकल के सेशन में अलग से करेंगे। आगे चलते हैं। फंक्शंस क्या है फॉरेक्स मार्केट के, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स, इट इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट्स, इट प्रोवाइड हैजिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, थ्योरी आप ये पढ़ लेंगे, आई बिलीव थ्योरी में इतना कुछ नहीं है इसमें बोलने का। इट असिस्ट इन प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी आपके कैसे असिस्ट करती है, आपके मार्केट की डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म से। सपोर्ट सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस, एनहेंसेस फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन। पॉज करके एक बार रीड जरूर करिएगा इसमें क्या क्या लिखा है, जो नहीं समझ आता वो प्लीज आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम करिएगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये अपने आप में 5 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। फॉरेक्स मार्केट की हम लिंकेज देख रहे हैं इसमें इन्फ्लेशन से और मॉनेटरी पॉलिसी से। तो एक्सचेंज रेट मूवमेंट की अगर बात करें हम लोग फॉरेक्स मार्केट में, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन पर भी और कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर भी। जैसे डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर होगा तो इससे क्या होगा, मतलब हमारी वैल्यू जब गिर रही है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तो हमारे जब इंपोर्ट महंगा होगा तो उनका डोमेस्टिक प्राइस भी महंगा होगा, जैसे क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, फर्टिलाइजर महंगे हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स का या इंपोर्टेड उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पीछे इंटरव्यू के टाइम पे भी आप में से जो लोग जुड़े हुए थे आईबीपीएस इंटरव्यू में, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा था। और करेंसी अप्रिसिएशन अगर होगा, इट कैन मॉडरेट इन्फ्लेटरी प्रेशर्स बट मे एडवर्सली अफेक्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है, इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो जो भी सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं, चाहे गुड्स है सर्विसेज है, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉस्ट इंपोर्टर्स को महंगी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट को हम इंडिया में अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। बट हमारा एक्सपोर्ट ऐसे में सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बट अगर हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, करेंसी अप्रिशिएट होती है, उस केस में क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट हमारा कम होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो दूसरी कंट्री को पड़ रहा है, दूसरी कंट्री के लिए वो चीज महंगी हो जाएगी। एक्सचेंज रेट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन थ्रू द एक्सचेंज रेट पास थ्रू मैकेनिज्म। ये क्या होता है, यहाँ पे जो चेंज इन एक्सचेंज रेट होगा ये प्रोड्यूसर कॉस्ट अफेक्ट करता है, कंज्यूमर प्राइसेस अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आती हैं। जिन इकोनॉमी में हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस होती है, शार्प करेंसी मूवमेंट कैन वीकन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लिकेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जो इंडिया में बार बार होता रहता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम पूरी तरह से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉम अ मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करें, एक्सेसिव एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी कैन इंपेयर पॉलिसी ट्रांसमिशन बाय डिस्टॉर्टिंग इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स एंड कैपिटल फ्लोज। अगर हमारा बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट में फ्लो या फिर अनसर्टेनिटी होती रहेगी, तो उससे क्या होगा, पॉलिसी ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू या कैपिटल फ्लोज के थ्रू, वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट ही इतना अनस्टेबल रहेगा, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही हर समय उसमें अनस्टेबल कंडीशन में रहेंगे। देयरफॉर अंडर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime, central bank intervenes in the forex market to smooth excessive volatility, thereby supporting price stability while retaining monetary policy autonomy। ठीक है, तो आरबीआई बीच बीच में फॉरेक्स मार्केट में करता रहता है। आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में फॉरवर्ड ऑपरेशंस भी करता है, स्पॉट ऑपरेशंस भी करता है, करेंसी स्वैप्स भी करता है। क्यों? ताकि मार्केट में फॉरेन करेंसी की एक पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई चलती रहे, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना रहे, है ना, एक स्मूथ वे में फॉरेक्स के रेट कम ज्यादा होते रहे। 90 से 91 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, बट 90 से एकदम से 100 और एकदम से 80 आरबीआई नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा करा तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाएगा। हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, हमें कंट्री की ग्रोथ देखनी है, प्राइस स्टेबिलिटी देखनी है, तो वो सब तभी हो पाएगा जब आरबीआई सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें इंटरवीन करता रहे, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी की ऑटोनॉमी बनी रहे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। फॉरेक्स मार्केट में रिस्क, अब रिस्क में सबसे पहले तो उसका एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क इज एक्सचेंज रेट रिस्क। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज रेट्स। आपने फॉरेक्स ले लिया, मान लेते हैं कि आज आपने डॉलर्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने डॉलर्स ले लिया, अचानक से क्या हुआ
कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया डॉलर के रेस्पेक्ट में। तो अभी जो आपके पास मान लो $100 है, $1 की वैल्यू ₹90 थी, 6 महीने बाद क्या हुआ कि वो $1 की वैल्यू ₹80 रह गई। तो पर डॉलर आपको $10 का नुकसान हो गया। $100 आपने लिया, आपका ₹800 का नुकसान हो गया। तो ये एक तरह से आपका एक्सचेंज रेट रिस्क है। इट अफेक्ट्स एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, बोरोवर्स विद फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। ये चीज आपको एक्सचेंज रेट रिस्क आपके इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस इंपोर्ट कॉस्ट एंड फॉरेन डेट बर्डन। जैसे अभी रिसेंटली हुआ, जैसे जैसे हमारे पास डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे रुपये के या फिर हम बोले कि हमारा रुपया गिरता चला जाएगा डॉलर के रेस्पेक्ट में, तो जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो जो भी कोई गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। ये होता है इसमें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो हमारे डोमेस्टिक या फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स है वो हमारे कैपिटल इनफ्लोस को अफेक्ट करते हैं और एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। सडन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स कैन कॉज वॉलेटाइल करेंसी मूवमेंट्स। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? When a participant is unable to buy or sell a currency at a desired time or price due to insufficient market depth, वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क होता है। तो ये स्ट्रेस पीरियड के अंदर ज्यादा होते हैं। सेटलमेंट रिस्क को हम लोग हर स्टेट रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, हर स्टेट रिस्क। अब सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस। टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि एक पार्टी तो करेंसी डिलीवर कर रहा है पर दूसरी पार्टी जो है वो फेल कर जा रहा है क्योंकि टाइम जोन अलग अलग हो गया है। इस रिस्क को सबसे पहले हाईलाइट करा था बंकवास हर्स्टेट ने। ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ बंकवास हर्स्टेट इन 1974, इसलिए ये फेमस हो गया है। देन काउंटर पार्टी रिस्क के अंदर क्या होता है? अदर पार्टी इन अ फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन, स्पेशली जो ओवर द काउंटर फॉरवर्ड्स या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है। आपके पास अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसमें आप एक्सचेंज के थ्रू कर रहे थे तो वहां पे ये सेफ था। यहाँ पर क्या है? ओवर द काउंटर के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं है, दो लोगों के बीच में ही है, एक बैकआउट कर गया, आपका रिस्क आ गया। स्पेकुलेटिव एंड वॉलेटिलिटी रिस्क, तो एक्सेसिव स्पेकुलेशन जो होती है दे कैन लीड टू शार्प एंड डिसऑर्डरली मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स इंपैक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर? आगे चलते हैं। फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में सबसे पहले हमारा इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फेमा का एक्ट 1999, और मार्केट को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फेमा क्या करता है? एम्स टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स व्हाइल इंश्योरिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये काम है फेमा का। एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें, इंडिया फॉलोज अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम where the value of the rupee is largely determined by the market forces। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंडिया मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम को यूज करता है। आरबीआई इंटरवीन्स ओनली टू स्मूथ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी एंड मेंटेन ऑर्डरली मार्केट कंडीशन। इट डज नॉट टारगेट एनी स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट लेवल। तो आरबीआई कोई स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट लेवल पे काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करता है कि मार्केट कंडीशंस आपकी स्मूथली चलती रहे। इंडिया के अगर फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इंटरबैंक मार्केट होता है जो कि बैंक और ऑथराइज डीलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं। मर्चेंट सेगमेंट्स होता है जिसमें कॉर्पोरेट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है जो कि प्राइमरली सीसीआईएल ही हैंडल करता है, इंश्योरिंग रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क। सीसीआईएल क्या है? ये हमारी कॉर्पोरेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है जो सारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम देखती है, सीसीआईएल। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप, फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स डेरिवेटिव्स भी हैं जो कि हेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जनरली एक्सपोजर्स विद प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ओवर टाइम। देन करेंसी पेयर होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले करेंसी पेयर है हमारे यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, पाउंड आईएनआर है और येन आईएनआर है। फिर क्रॉस करेंसी पेयर्स आर आल्सो अलाउड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस। अब रिसेंट ट्रेंड्स की अगर हम लोग इसमें बात करें तो हमारा इसमें ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन हुआ है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, ग्रोइंग पार्टिसिपेशन हुआ है एफपीआईज का, डेवलपमेंट हुआ है ऑफशोर आईएनआर मार्केट का जो कि हमारे गिफ्ट सिटी के थ्रू होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और डेप्थ हुई है ट्रेडिंग में। डिटेल में हम इस चीज को जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं हमारे करंट अफेयर्स के थ्रू और हम लोग अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करेंगे। फॉरेक्स मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, कैपिटल फ्लोज को सपोर्ट करता है। Forex market enables currency conversion, allowing exporters and importers to settle cross-border trade transaction efficiently। जितना अच्छा आपका फॉरेक्स मार्केट होगा उतने अच्छे से आप इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कैपिटल फ्लोज,
तो आपका एफडीआई या फिर एफपीआई के थ्रू जो कैपिटल आ रही है वो फॉरेक्स मार्केट का ही पार्ट बनती है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि हमारा डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे एक्सचेंज रेट बनाता है करेंसीज का। तो जितना अच्छा होगा, जितने ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही बेटर वे में करेंसी की डिमांड और सप्लाई हमें पता चलेगी। रिस्क मैनेजमेंट टूल देता है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी हेल्प से हम लोग अपने करेंसी रिस्क को हेज कर सकते हैं एज इन उसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। मॉनेटरी और एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी को एड करता है। एक्सचेंज रेट मूवमेंट अफेक्ट्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और कैपिटल फॉर स्टेबिलिटी। तो फॉरेक्स मार्केट प्लेज अ की रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बेसिक आपको लग रहा होगा, बट इतना ही ब्रीफ हमें पढ़ना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव के थ्रू करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसे थ्योरेटिकल ना होकर डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में ज्यादा बेटर हम लोग समझ पाएंगे। एनहेंसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एनहेंस करता है। वेल रेगुलेटेड फॉरेक्स मार्केट हेल्प करेगा टू रिड्यूस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, प्रिवेंट डिसऑर्डरली कैपिटल मूवमेंट, स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक, आगे चलते हैं। ग्लोबल ओवरसाइट और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें अगर हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो वैसे तो डिसेंट्रलाइज्ड है, ओवर द काउंटर है, हम लोगों ने बात करी है ना। बट दिस फ्रेमवर्क एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स एंड ऑर्डरली मार्केट कंडीशंस। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसका रोल क्या है? ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेक्स मार्केट को ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉरेक्स मार्केट की ओवरसाइट करता है। की फंक्शंस क्या है? इट एक्ट एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, प्रोवाइड अ फोरम फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, facilitates dialogue and coordination on exchange rate and capital flow issues, and promotes global financial stability. BIS does not regulate the forex market directly, but it plays a critical coordinating and standard setting role, especially during the period of global financial stress. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा BIS ट्राइनियल और सेंट्रल बैंक सर्वे। इसमें क्या होता है? one of the most significant contributions of BIS to the forex market is the triennial central bank survey of foreign exchange and OTC derivative markets। तो BIS कराता है ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे। ठीक है, ट्राइनियल से मतलब हर 3 साल में एक बार होता है। तो की फीचर पहले तो यही हो गया कि वंस एवरी 3 इयर्स, है ना, जो भी हमारे मेजर सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड वाइड उनका डेटा लेता है, इन्फॉर्मेशन देगा ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट टर्नओवर पे, करेंसी कंपोजिशन पे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कि मोस्ट अथॉरिटेटिव ग्लोबल डेटा सेट है फॉरेक्स मार्केट एक्टिविटी का। आरबीआई अपने पब्लिकेशन में इसको फ्रीक्वेंटली साइट करता है, इकोनॉमिक सर्वेज में और एग्जाम क्वेश्चंस में आती हैं ये चीजें। BINS ट्राइनल सेंट्रल बैंक सर्वे, इतना ही यहाँ पे हमें पढ़ने की जरूरत है। जो भी इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा हम अपने डिस्क्रिप्टिव के मटेरियल एंड क्वेश्चंस के साथ साथ विद द टाइम करते चलेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करके सो दैट अगर आप कुछ भी एडिशनली खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज समझ आ पाए, आप सिलेबस से रिलेट कर पाए। आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल बैंक कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ऑर्डरली कंडीशन इन द फॉरेक्स मार्केट थ्रू बोथ डोमेस्टिक एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। तो अब सेंट्रल बैंक हर कंट्री का अलग अलग है, हमारे लिए आरबीआई है। आरबीआई इंश्योर करता है कि हमारे फॉरेक्स मार्केट में ऑर्डरली कंडीशंस बनी रहे। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक, अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी हो तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेकर आया था 2004 में। वो किस लिए लेकर आया था? जब हमारा फॉरेक्स का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, उसे कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा आरबीआई मार्केट में स्वैप ऑप्शंस करता है, स्पॉट ऑप्शंस करता है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस करता है। डायरेक्टली आरबीआई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट सिर्फ इतना करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। की एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी और क्राइसिस। आरबीआई उसी को देखते हुए मार्केट में फॉरेक्स रिलीज करता है या फिर फॉरेक्स एब्जॉर्ब करता है मार्केट से, डिपेंडिंग कि आरबीआई का क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ स्वैप लाइंस एंड लिक्विडिटी अरेंजमेंट जो आरबीआई करता ही है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कैपिटल फ्लोज एंड मार्केट डेवलपमेंट्स, ये आरबीआई पीरियोडिकली अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू बताता रहता है। सच कोऑर्डिनेशन हेल्प प्रिवेंट्स कंटेजन इफेक्ट एंड सपोर्ट कॉन्फिडेंस इन ग्लोबल करेंसी मार्केट्स। ठीक है, इसके बाद आईएमएफ भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये इनडायरेक्ट करता है बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में। ये प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को,
मॉनिटर करता है मेंबर्स की एक्सचेंज पॉलिटीज को अंडर आर्टिकल 6। डिटेल आईएमएफ की हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में पढ़ेंगे, इसके सारे ऑपरेशंस को, करेंसी बास्केट को, सब कुछ वो हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के स्टैटिक में पढ़ेंगे। प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जैसे इसने इंडिया को करा था 1991 में। डिस्करेजेस कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस। IMF support a system of orderly exchange arrangements without imposing a uniform exchange rate regime। फिर हमारे ग्लोबल कोड्स और मार्केट स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिसे हम लोग एफएक्स ग्लोबल कोड के नाम से बोलते हैं। टू इंप्रूव इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट इन फॉरेन मार्केट्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड हैव बीन डिप्लॉयड, जैसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है फॉर गुड प्रैक्टिस फॉर फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कवर्स एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, वॉलंटरी है बट वाइडली अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड मेजर इंस्टीट्यूशंस। These standards help reduce misconduct, information asymmetry and operation risk। आपकी अगर information asymmetry रहती है तो आपके operation risk उसमें बढ़ जाते हैं। फिर important global oversights क्या होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल ओवरसाइट और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये सिस्टमिक रिस्क जो है सिस्टम्स में, करेंसी मार्केट्स में, उन्हें रिमूव करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और डेटा अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग मॉनेटरी अथॉरिटीज एंड द फॉरेक्स में मार्केट की बात हो रही है तो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। अब अलग अलग कंट्रीज की मॉनेटरी अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इन सब चीजों से। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अपने आप में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये पूरा इस पैराग्राफ के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इस टॉपिक में ही। एग्जाम में एलआरएस से रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर 10 नंबर में 15 नंबर में, आप ये सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ। क्या क्या है इसमें, एलआरएस है क्या, सबसे पहले तो ये फैसिलिटी है जिसके अंदर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, आप इंडिया के बाहर फंड बेच सकते हो फॉरेन करेंसी में, ठीक है, फॉर परमिटेड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो फेमा के अंदर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, उसके अंदर इंडिया के लोगों को कुछ परमिट किया हुआ है कि आप कुछ करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आप कर सकते हो, उसे कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। स्कीम को एडमिनिस्टर आरबीआई करता है। एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स। अब इसमें कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ ट्रस्ट ये नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स आएंगे। जैसे आप अपने बेटा बेटी को पैसा भेज रहे हो बाहर, आपके फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आप उन्हें पैसा भेज रहे हो, आप उनकी कॉलेज की फीस भर रहे हो, कोई बाहर पढ़ने गया हुआ है, वहां पर एलआरएस की ट्रांजेक्शन आती हैं। माइनर्स के लिए ये होता है बट उसमें जो है ये किसी गार्डियन के थ्रू जाएगा। रेमिटेंस की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल $2.5 लाख है, $2,50,000 यूएस डॉलर, ठीक है। और ये जो भी आप एक साल में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये पर ट्रांजेक्शन नहीं है, पर फाइनेंशियल ईयर है। आपने $40,000 की ट्रांजेक्शन करी, $15,000 की ट्रांजेक्शन करी, ऐसे करते करते पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप टोटल $2.5 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक। अब इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन परमिटेड होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड होती है, तीन चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। हमने पढ़ा परमिटेड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी कैपिटल और करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है और ये ट्रांजैक्शंस हमारी प्रोहिबिटेड है जो एलआरएस में नहीं आएंगी। जैसे आप प्राइवेट ट्रैवल अब्रॉड कर रहे हो, वो आपका परमिटेड होगा करंट अकाउंट के अंदर। ओवरसीज एजुकेशन है, आपके बच्चों की फीस जा रही है, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट बनेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है बाहर, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का बनेगा। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, भाई बहन रह रहे हैं, चाचा मौसा रह रहे हैं, फादर मदर पेरेंट्स बच्चे कोई भी रह रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो आप पैसा दे रहे हो वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट बनेगा। या आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो जिसकी लिमिट आपकी प्री डिटरमाइंड होगी, ट्रांजेक्शन लिमिट, वो आपका करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, बाहर के शेयर्स ले रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, वो हमारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है। कोई बाहर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कैपिटल अकाउंट है। सेटिंग अप ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स इंडिविजुअल लेवल पर भी वो आपका कैपिटल अकाउंट है। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड, वो भी आपका है। मतलब जिस भी चीज से आप बाहर अपना एसेट बना रहे हो, जो भी चीज आपकी बाहर एसेट है, वो आपकी कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि आप इसमें एसेट क्रिएट करते हो। करंट अकाउंट में जो आपके रेगुलर खर्चे होते हैं बाहर के, वो। अब इसके अंदर प्रोहिबिटेड क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, बाहर आप लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग ये नहीं कर सकते। जो एफएटीएफ के नॉन कंप्लायंट कंट्रीज हैं, एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनकी जो नॉन कंप्लायंट कंट्रीज हैं, वहां पे आप रेमिटेंस नहीं कर सकते। कुछ प्रोहिबिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप नहीं खरीद सकते,
या कैपिटल ट्रांसफर है विदाउट अंडरलाइंग परमिटेड पर्पस, वो आप नहीं कर सकते। ये ट्रांजैक्शंस आपके प्रोहिबिटेड होते हैं एलआरएस के अंडर। सिग्निफिकेंस क्या है एलआरएस का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? तीन मेजर चीजें हैं इसमें। एक है हमारा फॉरेक्स मार्केट डीपनिंग, दूसरा कैलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, और तीसरा रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। एलआरएस की अगर बात करें, लेजिटिमेट करता है आउटवर्ड रेमिटेंसेस को बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, जो कि हमने इसके उसमें पढ़ा ही था। जब अब रेसिडेंट इंडिविजुअल्स बाहर इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, तो एक तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है और डाइवर्सिटी बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की। इससे क्या होगा, मार्केट और बड़ा होता जाएगा, मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी और स्ट्रेंथन होगी इंडिया का इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। दूसरा, जब कैलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ कंट्रोल्ड अप्रोच, है ना, सिर्फ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन नहीं है, कैलिब्रेटेड वर्ड लगा हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स अ कंट्रोल्ड अप्रोच टू कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन बाय परमिटिंग आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट डिफाइन कर दी कि कितना आप उसमें शेयर मार्केट में लगा सकते हो, कितना आप फंड बॉन्ड्स में लगा सकते हो, कितने तक की आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो आपको डिफाइन कर दिया, बट आपको परमिट कर दिया। तो वो एक तरह से कैलिब्रेट कर दिया फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को। It allows individuals to participate in global assets without exposing the economy to sudden or excessive capital outflows. रेगुलेटरी ओवरसाइट और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, अब क्योंकि मॉनिटरिंग तो फेमा के अंदर हो ही रही है और इसका एग्जीक्यूशन होता है ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, एलआरएस बैलेंस लिबरलाइजेशन के थ्रू, तो इससे आरबीआई आउटफ्लोज को ट्रैक कर पाता है और उससे को अगर आउटफ्लोज पता है तो उसके रेस्पेक्ट में वो अपने इनफ्लोज भी देखेगा, हमारे पास कितनी फॉरेक्स रिजर्व है, हम कितनी बाहर भेज रहे हैं, तो आरबीआई इजिली एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, अब इसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, तो आरबीआई की अगर बात करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसे रेगुलेट करता है या उसको सुपरवाइज करता है, किसके थ्रू? फेमा एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलती है। दूसरा, इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो करता है, जिसके अंदर आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखा हुआ एक्सचेंज रेट लेवल्स का, बट इंटरवीन करता है टू स्मूथ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये तो मेजर मेजर हो गया। इसके अंदर आरबीआई क्या क्या करता है वो समझते हैं आगे। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन, आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी एंड डिसऑर्डरली मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं, ये जो मूवमेंट है, ये वॉलेटिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, स्पेकुलेटिव प्रेशर की वजह से हो सकती है, सडन कैपिटल फ्लोज की वजह से हो सकती है, एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से लगती है। आरबीआई टाइम एंड अगेन मार्केट में इस तरह के ऑपरेशंस करता रहता है। करंट अफेयर्स हम लोग जब करना शुरू करेंगे, हम लोग खुद देखेंगे एग्जाम से पहले के 4-5 महीने में फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या हुआ। जितने भी हम फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे मनी मार्केट हुआ, आपका कैपिटल मार्केट प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, बॉन्ड मार्केट हुआ, या फिर ये फॉरेक्स मार्केट हुआ, या इसके बाद हम लोग जब डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, जो भी एग्जाम से पहले के आपके 4-5 महीने की मेजर अपडेट्स होंगी, वो सारी हम लोग करेंगे एक सेपरेट वीडियो के थ्रू। कि एक में मैंने फॉरेक्स मार्केट की अपडेट्स का एक वीडियो दूंगा जिसमें 3-4 महीने की सारी अपडेट्स आ जाएंगी। सिमिलरली कैपिटल मार्केट की एक अपडेट का वीडियो दूंगा जिसमें कैपिटल मार्केट का सारा अपडेट आ जाएगा। इस तरह से करके डेवलपमेंट्स हम लोग विद द टाइम करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। RBI allows the rupee to be the largely market determined while acting as a stabilizing force during period of stress. ये RBI का काम होता है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशन, आरबीआई क्या करता है? स्वैप ऑपरेशंस करता है, स्पॉट ऑपरेशन करता है, फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन करता है, या फिर स्पॉट और फॉरवर्ड को कंबाइन करके करता है टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब रुपी और डॉलर लिक्विडिटी, डिपेंडिंग कि डॉलर मार्केट्स में कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। डॉलर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेगा। डॉलर अगर बहुत कम हो रहे हैं तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में इंजेक्ट करेगा। बट तो डॉलर के कंपैरेटिवली रुपी की वैल्यू को भी मार्केट में रखना होता है, तो वो आरबीआई स्पॉट मार्केट ऑपरेशन से, फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन से, इन सब के थ्रू करता रहेगा। क्लियर? क्या होते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। स्टेरलाइज और अनस्टेरलाइज इंटरवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेरलाइजेशन और अनस्टेरलाइजेशन। इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मार्केट स्टेरलाइजेशन क्या होता है। सो स्टेरलाइज इंटरवेंशन की बात करें, आरबीआई ऑफसेट्स द इंपैक्ट ऑफ फॉरेक्स इंटरवेंशन ऑन डोमेस्टिक लिक्विडिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, आरबीआई एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू डोमेस्टिक लिक्विडिटी को मार्केट में कम ज्यादा करता रहता है टू एंश्योर कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। अनस्टेरलाइज्ड के अंदर क्या होता है? फॉरेक्स इंटरवेंशन डायरेक्टली अफेक्ट डोमेस्टिक मनी सप्लाई,
वो आरबीआई नहीं करने की कोशिश करता। टिपिकली अवॉइडेड अनलेस लिक्विडिटी मैनेजमेंट अलाइन विद पॉलिसी स्टैंस। दिस डिस्टिंक्शन हाईलाइट्स आरबीआई's efforts to balance exchange rate stability and monetary policy autonomy। ठीक है, कैसे करेगा वो आप लोगों ने आरबीआई की वीडियो में भी समझा है कि मार्केट में मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे, डोमेस्टिक मनी सप्लाई की बात हो रही है कि कैसे आरबीआई डोमेस्टिक मनी सप्लाई को कम ज्यादा करता रहता है। जब आरबीआई ये करता है तो आरबीआई बहुत कुछ देखता है। एम आरबीआई का होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ही मेंटेन रखना, बट अगर उसके रेस्पेक्ट में आरबीआई को फॉरेक्स करेंसीज को मार्केट में कम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? ताकि हमारा जो वॉलेटिलिटी है वो स्मूथ रहे, तो आरबीआई फॉरेक्स को भी कर लेता है, वही हमारे स्टेरलाइजेशन के अंदर आता है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है। ये आप रीड करिएगा, ये मैं आपको रीड करके नहीं सुनाऊंगा, हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को। रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ये हमने बात करी कि फेमा के अंदर आरबीआई को पावर दी हुई है। आरबीआई बैंक्स को ऑथराइज करता है एज ऑथराइज डीलर्स, रूल्स बनाता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के, डेरिवेटिव्स के। आरबीआई कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखता है फॉरेक्स मार्केट के जो भी प्लेयर्स होते हैं उनके लिए। एक्सेसिव स्पेकुलेशन और सिस्टमिक रिस्क को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। ओवरसाइट ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव एंड हेजिंग फ्रेमवर्क, आरबीआई परमिट करता है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को प्राइमरली फॉर हेजिंग जेन्युइन एक्सपोजर। और ये किस लोगों के लिए होता है? जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं या फिर ट्रेड में डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं। ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरवर्ड स्वैप्स एंड ऑप्शंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, एम्फेसिस ऑन रिस्क कंटेनमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इसमें बता रहा है कि इसके अंदर आरबीआई ने क्या क्या करा। आरबीआई ने ग्रेजुअली लिबरलाइज करा फॉरवर्ड को, स्वैप्स को, ऑप्शंस को। ओवर द ट्रेड या ओवर द काउंटर जो हमारे डिस्टिंक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं उनके बीच का डिस्टिंक्शन आरबीआई ने मेंटेन करा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर। ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर जो है, एक हमारा ओवर द काउंटर होता है फॉरवर्ड, और फ्यूचर हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। तो आरबीआई इस चीज को इंश्योर करके चलता है। आगे चलते हैं। आरबीआई इंश्योर करता है फाइनेंशियल सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। कैसे? फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। आरबीआई को जब लगता है आरबीआई फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस करता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लोज करता है कि आरबीआई कभी भी फॉरेक्स मार्केट में लॉन्च कर देगा, कभी भी मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेगा। कंट्रोल ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जब रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती है तो आरबीआई कोशिश करता है कि रुपए की वैल्यू को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ना, जो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो कंट्रोल हो पाए। स्मूथ एडजस्टमेंट ऑफ करंट अकाउंट इम्बैलेंसेस, आरबीआई यही कोशिश करता है। इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट। तो एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट के अंदर इन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। देन कम द कम्युनिकेशन सिग्नलिंग एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस, आरबीआई की क्या है? आरबीआई कम्युनिकेशन थ्रू पॉलिसी स्टेटमेंट्स, इंटरवेंशंस एंड रेगुलेटरी सिग्नल्स इन्फ्लुएंसेस मार्केट एक्सपेक्टेशंस। Clear signaling reduces uncertainty. Credible intervention discourages speculative attacks. Forward guidance helps anchor currency expectations. This reinforces the forward-looking nature of exchange rate determination. तो इसमें आई डोंट थिंक कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का है, सब कुछ बिल्कुल डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि आरबीआई की अगर सिग्नलिंग क्लियर होगा, है ना, और आरबीआई मतलब कि अगर आरबीआई प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है, प्रॉपर सिग्नल्स दे रहा है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस में क्लियर है, तो जो भी लोग तामझाम करते हैं, स्पेकुलेटिव अटैक्स होते हैं हमारे उस पर, वो सारे बच जाएंगे ना। कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। आरबीआई पॉलिसी स्टेटमेंट्स के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू आरबीआई बिल्कुल क्लियर अपना देता है कि मार्केट में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उससे करेंसी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी क्लियर रहती हैं, जो फॉरवर्ड गाइडेंस में हमारा आ जाता है। अब आरबीआई की कैलिब्रेटेड अप्रोच है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के लिए। आरबीआई फॉलोज अ कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। हमने अभी पीछे भी समझा था ना कि कैसे कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन अप्रोच है इसकी। आरबीआई डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, imposes prudential limits and mandates risk management and reporting requirement for authorized dealer and participants। तो आरबीआई में एक डिपार्टमेंट होता है जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है, वो यही सब करता है, उसका काम ही ये सब देखना है ना। प्रूडेंशियल लिमिट इंपोज करेगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट उनको मैंडेट कर देगा, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बैंकों को कुछ कुछ डेटा अपना आरबीआई के पास रिपोर्ट करना होता है, सेम में जो ऑथोराइज डीलर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी आरबीआई के पास अपना डेटा टाइम टू टाइम देना पड़ता है। आरबीआई उनका भी सुपरविजन करता है, इंस्पेक्शन करता है। Over time, the range of permitted derivative instruments has been gradually expanded to improve market depth and efficiency। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, करेंसी स्वैप्स हैं, करेंसी ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं। तो ओवर द टाइम ये सारी जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये परमिट कर रहे हैं आरबीआई ने विद द टाइम। किस लिए? ताकि मार्केट की डेप्थ और एफिशिएंसी स्ट्रांग होती रहे।
दिस कॉशियस अप्रोच सीक्स टू बैलेंस मार्केट डेवलपमेंट विद सिस्टमिक रिस्क कंटेनमेंट। रिस्क को भी कंटेन करके रखना, ये नहीं कि ठीक है सब कुछ परमिट करते चले जाओ। चीजों को आप परमिट करोगे, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा, तो आपको रिस्क भी कंटेन करके रखना है। ensuring that derivatives contributes to stability rather than amplifying exchange rate volatility। तो ये भी इंश्योर करना है आरबीआई को कि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हमारा स्टेबिलिटी को दे रेदर देन कि वो उसको वॉलेटाइल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑफशोर वर्सेस ऑनशोर आईएनआर मार्केट लॉजिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी इंडियन रुपी था ना पहले, तो उसकी जो ग्लोबल वैल्यू होती थी वो पहले इंडिया के बाहर होती थी, है ना। उसे हम लोग ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट बोला करते थे। ये इंडिया के बाहर होते थे, मतलब इंडिया के रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन के बाहर होते थे, इंडिया का रेगुलेशन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब ऐसा होता था तो एक तो आरबीआई के ओवरसाइट से वो चीज बाहर हो गई, दूसरा पॉलिसी इफेक्टिवनेस उस पर नहीं हो पाती थी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था हम लोगों के लिए। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने बोला कि हम एक डीप और लिक्विड ऑनशोर आईएनआर मार्केट बनाएंगे। ऑनशोर आईएनआर मार्केट, तो ऑफशोर का मतलब हो गया जो इंडिया के रेगुलेशन से बाहर हो गया, ऑनशोर मतलब जो इंडिया के अंदर या इंडिया के रेगुलेशन के अंदर आ गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, ऑनशोर आईएनआर मार्केट बनाने के लिए हम लोगों ने आईएफएससी बनाया एट गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी और आईएफएससी ये दोनों ही चीजें हमारा इस ऑफशोर वाली इशू का जवाब बनकर आया। तो अब ऑफशोर स्टाइल फॉरेक्स प्रोडक्ट जो थे वो हम अपने डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ले आए। जैसे हमारे अलग अलग, अभी हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करी थी पीछे आरबीआई के, उसमें कि फॉरवर्ड भी हो रहा है, स्वैप्स भी हो रहा है, स्पॉट भी हो रहा है, ये सब कुछ हम इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ले आए। नाउ विद दिस इंडिया सीक्स टू इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी, reduce spillover risk and strengthen RBI ability to monitor and influence exchange rate dynamics। तो आरबीआई को यहाँ पे और पावर्स मिल गई, आरबीआई के लिए डेटा और क्रेडिबल डेटा आ गया, आएगा आरबीआई के पास, क्योंकि अब वो इंडिया के ही थ्रू आ रहा है। दिस ऑनशोर स्ट्रेटजी एनहांसेस बोथ मार्केट एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। अब इसके अंदर हुआ क्या, हमने बोला कि इसके अंदर हमारी दो चीजें आई, गिफ्ट सिटी और आईएफएससी। तो अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में आता है तो ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे, इसके बाद आप थोड़ा सा गिफ्ट सिटी और आईएफएससी के बारे में भी लिख दोगे। नाउ कम्स व्हाट इज गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये हमारी गिफ्ट सिटी है ना। इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, मतलब यही बनाया गया है। एस्टैब्लिश टू डेवलप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ऑफशोर फाइनेंशियल हब विद इन इंडिया एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हम लोगों ने बनाया है। कहाँ पर बनाया है, गुजरात के गांधीनगर में है। एंड इट ऑपरेट्स एज अ डीम्ड फॉरेन जुरिस्डिक्शन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसे हमने फॉरेन जुरिस्डिक्शन की ही तरह मान लिया है। Gift City was conceptualized to address structural limitations of India's onshore financial system in handling global capital flows and advanced financial प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमारा जो ऑनशोर फाइनेंशियल सिस्टम था वो ग्लोबल कैपिटल फ्लोज को हैंडल नहीं कर पाता था प्रॉपर्ली, एडवांस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए रेडी नहीं था। तो हम लोगों ने डेडिकेटेड, हम लोगों ने एक गिफ्ट सिटी बना दी जहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गिफ्ट सिटी क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो हमें इंडिया में लेकर आनी है, मतलब ऑनशोर लेकर आनी है। जो कैपिटल फ्लाइट है ना, रिड्यूसिंग कैपिटल फ्लाइट टू ओवरसीज सेंटर, वो हमें कम करना है। जो कैपिटल हमारा बाहर जा रहा है वो हमारा कम हो जाएगा, अब वो इंडिया में ही यूज होगा। डीपनिंग इंडियाज फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव मार्केट, सपोर्टिंग रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, एनहांसिंग इंडियाज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ से रूपी इंटरनेशनलाइज हुआ हमारा, इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेट हुआ, इंडिया का फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और स्ट्रांग हुआ और डीप हुआ, उसमें डेप्थ और ज्यादा हुई। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। गिफ्ट सिटी और फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें, है ना, तो इसका रोल क्या है, ये हम लोग रोल की बात कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी का रोल क्या है, इसका स्ट्रेटेजिक रोल है इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे शिफ्ट फ्रॉम ऑफशोर एनडीएफ टू ऑनशोर आईएफएससी। जो हमारा नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट था, हमने शुरू में पढ़ा था, है ना, वो हमारा बहुत बड़ा मार्केट था, बट हमारे उसमें कंट्रोल से बाहर था क्योंकि हमारे रेगुलेटरी ओवरसाइट से बाहर थे वो चीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वो हमारा वहां से हटके इंडिया में आ गया। पहले कहाँ था वो, सिंगापुर में, लंदन में, इंडिया के रेगुलेटरी ओवरसाइट से बाहर था। गिफ्ट सिटी ने क्या करा, एक ऑनशोर ऑल्टरनेटिव दे दिया आईएनआर डेरिवेटिव्स को, है ना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, प्राइस डिस्कवरी बढ़ गई, ब्रिंग स्पेकुलेटिव एंड हेजिंग एक्टिविटी अंडर इंडियन सुपरविजन। पहले इंडियन सुपरविजन से बाहर थी, तो इसके हिसाब से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब हमारे रेगुलेशन के अंदर आ गई ये चीजें। दिस स्ट्रेंथन्स आरबीआई एबिलिटी टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस करेंसी मार्केट डायनामिक्स। ठीक, फिर फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग हब बना यहाँ पे। गिफ्ट सिटी एनहांसेस डेप्थ, लिक्विडिटी एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ इंडियाज फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव्स आया, जैसे फॉरवर्ड आया, स्वैप्स आया, ऑप्शंस आया, एक्टिवली ट्रेड होने लग गए।
ट्रांजैक्शन जो थे वो लार्जली हमारे फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड थे। फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होने से क्या हुआ, हमारे पास फॉरेक्स इनफ्लोज भी बढ़े। मार्केट पार्टिसिपेंट इंक्लूड ग्लोबल बैंक, एफपीआईज, कॉर्पोरेट्स एंड फंड्स। सपोर्ट टू रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, जो भी हमने इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। तो ग्रेजुअली इंटरनेशनल यूज होने लगे रूपी का विदाउट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड सेटलमेंट हुआ वो आईएनआर में होने लग गया, जो क्रॉस बॉर्डर बोरिंग और लैंडिंग होने लग गई आईएनआर में। ऑफशोर स्टाइल फॉरेक्स प्रोडक्ट्स बन गए विद इन इंडिया। पहले जिन प्रोडक्ट्स के लिए हमें इंडिया के बाहर की सर्विसेज यूज करनी पड़ती थी, बाहर उन्हें फीस देनी पड़ती थी, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, अब वो सब कुछ हमारा इंडिया के ही अंदर होने लग गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। नाउ हमने जब आईएफएससी बनाया गिफ्ट सिटी में, तो उसे चलाने के लिए भी एक बॉडी चाहिए, क्योंकि वो हमारे रेगुलर डोमेस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग थी। जो अभी तक हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स थे उसमें उससे बहुत ज़्यादा अलग था। तो एक स्पेशलाइज एजेंसी चाहिए थी, वो एजेंसी बन गई है हमारे पास आईएफएससीए। ये एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर बन गया है। अब ये हमारे बाकी रेगुलेटर की तरह नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी में काम कर रहा है। बाकी रेगुलेटर्स हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, एडाई हुआ, पीएफआरडीए हुआ। आईएफएससी क्या करता है, ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है इसका, और लिबरलाइज्ड कैपिटल एंड फॉरेक्स नॉर्म्स मिलेंगे इसको। बेस्ट प्रैक्टिसेस रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इसे दिए गए हैं हर जगह से लेकर। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। आईएफएससी जो हुआ, एक तो हमारा यूनिफाइड रेगुलेटर बन गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्शन का, जो हमारा आईएफएससी में ऑपरेट हो रहे हैं, या फिर नोटेबली गिफ्ट सिटी में जो ऑपरेट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। ये क्यों स्टैब्लिश किया गया, टू प्रोवाइड ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, फ्लेक्सिबल एंड कोहेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो गिफ्ट सिटी के अंदर जब आईएफएससी हमने बनाया, उसकी यही सारे काम रहे। ठीक है, अब इसके क्या क्या रहे, सबसे पहले तो यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर बना आईएफएससी में, है ना। तो जो भी इसके फंक्शंस होते हैं, रिप्लेसिंग फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट बाय ऑल दीज, है ना। क्योंकि आईएलडीआई का थोड़ा सा वहां पे काम, सेबी का थोड़ा सा काम, आरबीआई का थोड़ा सा काम, पीएफआरडीए का थोड़ा सा काम, तो उन सबकी थोड़ी थोड़ी ओवरसाइट को मिलाकर एक यूनिफाइड रेगुलेटर हमने बना दिया आईएफएससी नाम से। इससे क्या हुआ, रिड्यूसेस रेगुलेटरी ओवरलैप एंड कंप्लायंस बर्डन, enables faster approval and regulatory clarity, and it aligns with IFSC regulation with global best practices. ठीक है, the single window regulatory structure is key differentiator for IFSC. तो IFSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा, जो की डिफरेंस बना बाकी सबसे हमारे IFSC में, कि एक सिंगल विंडो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बन गया। वरना क्या था कि एक ही कंपनी वहां पर है जो अलग अलग चीजों पे काम कर रही है, वो आरबीआई को भी अलग से जवाब दे रही है, सेबी को भी अलग से जवाब दे रही है, एल्डाई और पीएफआरडीए को भी अलग अलग तरीके से जवाब दे रही है। तो वो सारा कंप्लायंस बर्डन हटा के एक सिंगल रेगुलेटर पे डाल दिया गया कि आप एक आईएफएससी स्पेसिफिकली वहां की नीड के हिसाब से आप रहोगे। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हुआ। आईएफएससी रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज को, जिसके अंदर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हमारे आते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर बोरिंग और लैंडिंग होती है वो आती है, करेंसी ट्रेडिंग आती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, कैपिटल फ्लोज जो आईएफएससी की तरफ रूट होते हैं वो आते हैं। अब उसमें लिबरलाइज फॉरेक्स नॉर्म्स है, तो लिबरलाइज फॉरेक्स नॉर्म्स विद इन आईएफएससीज। IFSCA support deeper and more efficient currency market while remaining consistent with India's macroeconomic stability objectives. तो मैक्रोइकोनॉमिक पे हम लोग जब बात करते हैं, तो मैक्रोइकोनॉमिक पे हमारे सारे रेगुलेटर्स आ जाते हैं, दैट इंक्लूड्स आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीआई। आईएफएससीए की हम बात करें, हमारा मैक्रोइकोनॉमिक रेगुलेटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट सिटी को रेगुलेट कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर फाइनेंशियल मार्केट ऑनशोर, ये भी इसका काम है, जो हम लोगों ने समझा था। गिफ्ट सिटी का एम ही हमारा यही था कि वहां पे जो हमारी ऑफशोर जो भी हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते थे, वो सब हमें ऑनशोर लेकर आना है और उसी का मार्केट डेवलप करना है। दैट इंक्लूड्स रिलायंस ऑन ऑफशोर एनडीएफ मार्केट्स, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए आईएनआर डेरिवेटिव ट्रेडिंग रहेगी, ग्लोबल फंड मैनेजमेंट्स रहेंगे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स। अब गिफ्ट सिटी में ही हमारे जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होंगे, उन्हें स्ट्रक्चर भी करना होगा, जो फिनटेक ड्रिवन क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज होंगी वो भी होंगी। तो हमारे पास इनोवेशन इसके अंदर आनी थी। इट इनेबल्स इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट आर आइदर रेस्ट्रिक्टेड और अनअवेलेबल इन द डोमेस्टिक ऑनशोर मार्केट। पहले इंडिया में नहीं थी ये सब चीजें, इंडिया में ये अनअवेलेबल थी, ये सब कुछ हमारा एनडीएफ में था, जो हमारे बाहर वाला ऑफशोर मार्केट था। वो सब कुछ इंडिया में लाना, इंडिया में उसे प्रमोट करना और उसी तरह से नए प्रोडक्ट्स बनाना, फिनटेक ड्रिवन क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज लेकर आना, ये सब आईएफएससीए का काम हुआ, आईएफएससीए के रोल का या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट हुआ। प्रिंसिपल्स बेस्ड एंड रिस्क प्रोपोर्शनेट रेगुलेटरी अप्रोच अलाउस इनोवेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टमिक स्टेबिलिटी। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन विद डोमेस्टिक रेगुलेटर्स एंड आरबीआई। अब आईएफएससी है, ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट है विद इन आईएफएससी, ठीक है, बट इट क्लोजली कोऑर्डिनेट्स विद आरबीआई एंड अदर डोमेस्टिक रेगुलेटर्स। क्यों? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद द नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, smooth integration between onshore and IFSC markets, avoidance of regulatory arbitrage। ये कोऑर्डिनेशन क्रिटिकल है फॉर मैनेजिंग स्पिलओवर्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स। ऐसा ना हो कि आईएफएससी अपने हिसाब से कुछ भी करता रहे और उसका इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में गंदा हो जाए। तो आईएफएससी इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो हमारे मेन इंडिया के इकोनॉमिक की हम लोग जब बात कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज की या ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, आईएफएससी की एक्टिविटीज भी उसी के साथ में अलाइंड रहे। ठीक। स्ट्रेंथनिंग इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर एंड रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, आप इसको सिर्फ रीड करेंगे, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है समझाने का। मार्केट इंटीग्रिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी, ये आईएफएससी में क्या क्या करता है? रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड लेकर आता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स देगा आईएफएससी की एंटिटीज को, मार्केट कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को इंश्योर करेगा, प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। ठीक है, ये था हमारा आईएफएससी है। अब यहां से हमारे एमसीक्यू शुरू होते हैं। सबसे पहला क्या है? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑथोराइज डीलर प्राइमरी किस तरह से काम करते हैं? ऑथोराइज डीलर्स क्या करते हैं हमारे पास? ऑप्शन बी, मार्केट मेकर्स होते हैं और इंटरमीडियरीज होते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए। हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे जब पार्टिसिपेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी, और इसको फर्दर हम लोग सेपरेटली भी पढ़ चुके हैं सारे ऑथोराइज डीलर्स को। Which of the following instruments are traded in India's foreign exchange market? इसके अंदर से हम लोग क्या क्या करते हैं? करेंसी फ्यूचर्स है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो हम लोग क्या क्या डील करते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? 1, 2 एंड 4। इंटरेस्ट रेट स्वैप हम लोग इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में नहीं करते, करेंसी फ्यूचर्स करते हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। इंडियाज एक्सचेंज रेट रिजीम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या इंडिया में क्रॉलिंग पैग होता है? नहीं। फुली फ्लोटिंग होता है? नहीं। मैनेज फ्लोट होता है विद मार्केट डिटरमाइंड रेट्स, ये हो गया इसका। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, हम बाहर से कोई बड़ी बोरोइंग कर रहे हैं, हमारा वो एसेट या लायबिलिटी बन रहा है, तो यस, ये हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग एफडीआई करते हैं या फिर बड़ी कैपिटल आ रही है, ये भी हमारा आएगा क्योंकि एसेट क्रिएट हो रहा है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड बाय रेजिडेंट्स, ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा। तो हमारे पास 3 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गए, 1, 3 और 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following is most likely lead to the appreciation of the domestic currency? Appreciation कब होता है हमारा? Appreciation तब होगा जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगी, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, है ना। परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट अगर डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास फॉरेन से आने के लिए जो पैसा है, जो इनकम है वो कम है, बट खर्चे हमारे ज्यादा है, तो इससे तो कभी नहीं होगा। राइजिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारा इस चीज पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी नहीं होगा। डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो डेप्रिसिएशन करेगा। इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, ये हमने बताया था कि जब फॉरेक्स की करेंसी हमारे पास बढ़ती जाएगी, वो कब होगा? जब फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हमारे पास बढ़ेगा, उससे हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। डी, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कंट्रीब्यूट्स टू द फॉरेक्स मार्केट प्राइमरली बाय एलिमिनेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन आउटवर्ड कैपिटल फ्लोज, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रमोटिंग रिटेल पार्टिसिपेशन इन आउटवर्ड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, यस यही है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर एसोसिएटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? कौन कौन से रिस्क है? सेटलमेंट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, कंट्री रिस्क होता है और करेंसी रिस्क होता है। तो सारे ही रिस्क है हमारे पास इसके अंदर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड इंक्रीज इन द फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन अ करेंसी सिग्नल, हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम अगर करेंसी पर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा हमारे पास, है ना। फॉरवर्ड प्रीमियम आप ऐसे सोच लो कि आपको उसमें बेनिफिट बढ़ता जा रहा है। अभी आपको नहीं भी समझ आए तो ऐसा क्वेश्चन समझ के आप कर लीजिए, है ना। जब हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉरवर्ड प्रीमियम बढ़ने से क्या होगा? एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी,
फॉरवर्ड प्रीमियम तब बढ़ता है जब हमारा डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट हो रहा होता है, वो हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम बढ़ाता है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया एक्सपीरियंसेस अ सडन सर्ज इन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो inflow following aggressive monetary easing in advanced economies. To prevent excessive appreciation of the rupee while maintaining monetary autonomy, most appropriate RBI response would be. तो ऐसे में RBI क्या रेस्पॉन्स लेगा बताइए। तो इसके अंदर RBI क्या करेगा, चलो देखते हैं। अलाउ रूपी टू फ्रीली अप्रिशिएट विदाउट इंटरवेंशन, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, सडन सर्ज हो रहा है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में, है ना, तो वो बिल्कुल इंडिया में बढ़ने लग गया उसका पोर्टफोलियो। ठीक, तो इसमें एक्सेसिव एप्रिसिएशन अगर होगा तो होगा क्या, उससे पहले ये समझो, अगर एप्रिसिएशन होता है रुपी का तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट अफेक्ट हो जाएंगे। आरबीआई ये बोलता है कि एक ग्रेजुअल उसमें सिस्टमेटिक उसमें नॉर्मली जो भी फ्लक्चुएशन है वो काफी स्मूथ उसमें रहे, है ना, ऐसे सडन स्पाइक्स ना आए। यहाँ पे हमने एक्सेसिव एप्रिसिएशन हुआ तो एकदम से सडनली हुआ, क्योंकि सडन सर्ज हुआ है, तो रुपी को डायरेक्टली तो आरबीआई कुछ नहीं होने देगा। इम्पोज इमीडिएट कैपिटल कंट्रोल ऑन ऑल पोर्टफोलियो इनफ्लोज, ये भी आरबीआई नहीं कर सकता। इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट एंड स्टेरलाइज लिक्विडिटी इंपैक्ट, ये आरबीआई का काम है। आरबीआई विल इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट एंड स्टेरलाइज लिक्विडिटी इंपैक्ट। मैंने आपको बताया था जब स्टेरलाइजेशन और अनस्टेरलाइजेशन हम पढ़ रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है, यही आरबीआई का काम है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। An Indian resident uses LRS extensively for overseas portfolio investment. From a macroeconomic perspective, this trend is most likely to. इससे क्या होगा, क्या इंडिया का फिजिकल डेफिसिट वर्स होगा, क्या मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इससे कम होगी, डीपन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हाइल इंक्रीजिंग आउटवर्ड कैपिटल फ्लो। ये कुछ अच्छा लग रहा है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आएंगे, रिटेल लोग भी आएंगे, रेजिडेंट्स आएंगे, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो डीपन होगा ही होगा, एलआरएस में हमने पढ़ा था, और आउटवर्ड कैपिटल फ्लोज भी हमारे बढ़ेंगे, तो ये चीज तो होगी होगी। एलिमिनेट एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। रिप्लेस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर, जो मेरे को लगता था कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए नेसेसरी है टॉपिक आपका ग्रेड बी फाइनेंस को कवर कराने के लिए, वो सब कुछ मैंने इसमें कवर कराया है। कुछ चीजें इसमें मेरे को लगता है जो छूट गई हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी इसकी अपडेट्स हैं वो हम लोग एग्जाम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम लोग करेंगे। जो भी एग्जाम से 4-5 महीने पहले की जितनी भी अपडेट्स आएंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इन मार्केट्स में, हम लोग उसके थ्रू करेंगे। सो विद दिस हमारा पार्ट बी जो है फाइनेंस के सिलेबस का, वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरे टेलीग्राम चैनल का मेन हैंडल है, यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डेडिकेटेड ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, जहाँ पे मैं टारगेट से पीडीएफ शेयर करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी।